हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का पार्ट 4, जिसमें कि हम देख रहे थे चैप्टर 1, जो कि है हमारा सोर्सेस एंड अप्रोचेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इसमें हमने देखा था कि हम इंडिया की हिस्ट्री के बारे में कैसे कैसे जान सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेस हैं हमारे पास। तो इसमें जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास यहाँ पर आर्चिव्स मिलते हैं, हमें आर्किटेक्चर जो है वो भी है, लिटरेरी वर्क्स जैसे कि मेमोर्स, बायोग्राफी हो गया, ट्रैवल अकाउंट, फिक्शन को छोड़ के, और ओरल ट्रेडिशंस और पेंटिंग्स। तो ये सब चीजें को देख के हम हमारे इंडिया के पास्ट के बारे में जान सकते हैं। इसमें हमें एक बात याद रखने की जरूरत है कि जब हमारे इंडिया में कुछ हो रहा था तो सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा था, पूरे वर्ल्ड में हो रहा था सेम टाइम में, तो वो भी हमें याद रखना पड़ेगा। पहले हमने देखा था आर्चिवल मटेरियल। आर्चिवल मटेरियल में देखा था हमें किस किस चीजें के आर्चिव्स मिलते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी है उस टाइम के आर्चिव, फिर उसके बाद जब ब्रिटिश कंपनी ब्राउन ने टेक ओवर किया, उसका जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है वो भी हमें मिलता है। तो इस आर्चिव्स का हमारे पास 4 कैटेगरी है। फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट आर्चिव्स, सेकेंड है स्टेट गवर्नमेंट आर्चिव्स, थर्ड है रिकॉर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सब ऑर्डिनेट अथॉरिटीज, और फोर्थ है जुडिशियल रिकॉर्ड्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आर्चिव्स में हमें क्या मिलता है, जो कि सेंटर में जो सब हो रहा था, जो ब्रिटिश क्राउन जो भी रूल्स ला रहे थे या फिर जो भी हो रहा था वो सब मिलता है। दिस हैपेंड एज द वर्क ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस ब्रांच। तो हमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट आर्चिव्स मिलते हैं क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हुआ था। जैसे कि हमारा अलग अलग मिनिस्ट्री होता है, ऐसे ही जैसे कि पब्लिक और जनरल था, रेवेन्यू था, पॉलिटिकल था, मिलिट्री था, कमर्शियल, सीक्रेट, जुडिशियल एक्सेट्रा, ये सब अलग अलग ब्रांचेस थे जो कि अपना अपना अलग अलग रिकॉर्ड रखते थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी आर्चिव्स है हमें मिलते हैं नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया में, जो कि न्यू दिल्ली में है। उसके बाद हमने देखा था जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्चिव्स कुछ उसके एग्जाम्पल्स थे, ये सब उसके एग्जाम्पल्स है। उसके बाद देख रहा था हमने आर्चिव्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट आर्चिव्स में हमें क्या क्या मिलता है, हमारे पास 3 सोर्स मटेरियल है। फर्स्ट है द फॉर्मर ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, सेकेंड है प्रिंसली स्टेट्स जो कि बाद में 1947 के बाद में इंडियन यूनियन में इनकॉर्पोरेट हो गए, और द फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशंस अदर देन दोज ऑफ द ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश को छोड़ के जो भी अलग फॉरेनर्स थे। इसके अलावा हमें मिलता है इंडियन पावर्स के रिकॉर्ड्स ब्रिटिश इन किंगडम्स को टेक ओवर करने के बाद, जैसे कि खालसा दरबार रिकॉर्ड है हमारे पास, और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग स्टेट्स के। उसके बाद हमारे पास है आर्चिव्स ऑफ 3 प्रेसिडेंसीज। तो इसमें हमारे 3 प्रेसिडेंसीज हैं, एक है मद्रास प्रेसिडेंसी, दूसरा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और तीसरा है बंगाल प्रेसिडेंसीज। तो ये 3 प्रेसिडेंसी से जो हमें मिलते हैं आर्चिव्स, उनके भी रिकॉर्ड्स हैं। उसके बाद है आर्चिव्स ऑफ अदर यूरोपियन पावर। तो ब्रिटिश को छोड़ के जो भी यूरोपियन पावर्स थे, जैसे कि पोर्टुगीज गोवा में कब्जा किए थे, और अलग अलग जगह जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था हमारे इंडिया से। उसके बाद जो डच रिकॉर्ड्स है, फ्रेंच आर्चिव्स है, डेनिश पोजीशंस है, मतलब डेनिश रिकॉर्ड्स जो भी है उससे भी हमें पता चलता है। उसके बाद है जुडिशियल रिकॉर्ड। जुडिशियल रिकॉर्ड में क्या आता है, जो भी कोर्ट में हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स होता था या फिर कुछ भी
केसेस का जो भी माइन्यूट्स रखा जाता था वो सब रिकॉर्ड के हिसाब में अवेलेबल है। उसके बाद है पब्लिश्ड आर्चिव्स। पब्लिश्ड आर्चिव्स में आते हैं जो भी पार्लियामेंट्री पेपर्स जो कि पब्लिश किए गए हो, या फिर कोई भी कमीशन जो फॉर्म हुआ हो, अलग अलग जैसे कि रॉयल कमीशन हो, या फिर जो भी कमीशन एजुकेशन सिविल रिफॉर्म फैमाइन के लिए जो जो फॉर्म किया गया है उनके जो भी रिकॉर्ड्स हैं जो वीकली गैजेट्स पब्लिश होते थे उनमें से जो मिलता है। और लास्ट में था हमारा प्राइवेट आर्चिव्स। प्राइवेट आर्चिव्स में आते हैं जो भी आए थे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उनके जो फैमिलीज हो, उनका जो भी पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स हमें मिलता है वो भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। और बहुत सारे एमिनेंट लीडर्स जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट थे, उनके कुछ राइटिंग्स भी मिलते हैं। और अलग अलग बैंक्स, बिजनेस हाउसेस और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो भी होते थे इकोनॉमी में हेल्पफुल करते थे वो उनके भी अच्छे समय मिलते हैं। तो ये तो सब था हमारे लास्ट पार्ट में हमने जो देखा था। लास्ट 3 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आके देख लीजिए। और आज हम देखेंगे फॉरेन रिपोजिटरीज। तो यहाँ से आज का हमारा पार्ट शुरू होता है। तो फॉरेन रिपोजिटरीज में क्या आता है पढ़ते हैं। A vast body of historical material related to the history of modern India is available on the erstwhile imperialistic power who ruled in the different parts of Indian subcontinent as well as in some other countries. इसका मतलब है जो हमारे इंडिया में imperialistic power यानी जो ब्रिटिशर रूल करते हैं उनके हिस्टोरिकल मटेरियल्स हमें मिलते हैं उनके कंट्री में। उसके साथ साथ जो अलग कंट्री में वो रूल करते थे उसके भी हमें मिलते हैं। जैसे कि इन इंग्लैंड द इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड्स लंदन एंड द रिकॉर्ड्स केप्ट इन ब्रिटिश म्यूजियम्स आर वेरी वैल्यूएबल। तो इंग्लैंड में इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड्स है और ब्रिटिश म्यूजियम्स है जिसमें कि इंडिया के बारे में हमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं। The Indian Office Record possesses various important documents like the minutes of the Courts of Directors and the General Court of the East India Company and various committees constituted from time to time. The minutes and correspondence of the Board of Control or the Board of Commissioners for the Affairs of India and the records of the Secretary of State and the Indian Council. तो इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड्स में हमें क्या क्या मिलता है। फर्स्ट तो है माइन्यूट्स ऑफ द कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड द जनरल कोर्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड वेरियस कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो हमें मिलता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और जनरल कोर्ट के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी माइन्यूट्स थे वो मिलते हैं। और टाइम टू टाइम अलग अलग जो कमिटीज फॉर्म हुए थे उनके जो रिपोर्ट्स थे वो मिलते हैं। सेकेंड में हमें मिलते हैं minutes and correspondence of the Board of Control or the Board of Commissioners for the Affairs of India। तो इंडिया के जो भी सिचुएशन को समझने के लिए या फिर देखभाल करने के लिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कमिश्नर बने थे उनके जो माइन्यूट्स हैं वो भी हमें मिलते हैं। थर्ड है रिकॉर्ड्स ऑफ सेक्रेटरी स्टेट एंड द इंडियन काउंसिल। तो इंडियन काउंसिल के और सेक्रेटरी स्टेट के जो भी रिकॉर्ड थे वो भी हमें यहीं पर मिलते हैं। फिर है द ब्रिटिश म्यूजियम पोजेसेस कलेक्शन ऑफ पेपर ऑफ ब्रिटिश वाइसरॉय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड अदर हाई, यहाँ पर अदर का आ छोड़ गया है, अदर हाई ऑफिशियल, हाई रैंक सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर हु वर पोस्टेड इन इंडिया। तो ब्रिटिश म्यूजियम में हमें मिलते हैं ब्रिटिश वाइसरॉय के या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या फिर जो भी अदर हाई रैंक सिविल या मिलिट्री ऑफिसर जो कि इंडिया में पोस्ट किए गए थे उनके जो भी पेपर्स थे उनके कलेक्शन हमें ब्रिटिश म्यूजियम में मिलते हैं। The archives of the Missionary Society, for instance, of the Church Missionary Society of London, provide insight into the educational and social development in pre-independent India।
तो जो भी मिशनरी सोसाइटी इंडिया आई थी, जैसे कि चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन, वो भी हमें इंसाइट देते हैं एजुकेशनल और सोशल डेवलपमेंट प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में कैसे होता था। उसके बाद है द आर्चीव्स नेशनली पेरिस एंड द आर्चीव्स ऑफ फ्रेंच मिनिस्ट्रीज ऑफ फॉरेन अफेयर्स कॉलोनीज एंड वार have records to throw light on history of French possession as well as the socio-political condition। तो यहाँ तक तो हमने ब्रिटिश का देखा। उसके बाद फ्रेंच का है आर्चीव्स नेशनली जो कि पेरिस में है, और आर्चीव्स ऑफ द फ्रेंच मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो कि कॉलोनीज जो फ्रेंच के अलग अलग जगह पे थे, और उनके वार रिकॉर्ड्स पे हमें इंफॉर्मेशन देता है, और उस टाइम के सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस पर भी। उसके बाद है द रिकॉर्ड्स ऑफ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इज अवेलेबल इन रिस्पेक्टिव द हैग एंड दैट ऑफ द डेनिश एंड पोर्टुगीज आर केप्ट इन कोपेनहेगन एंड लिस्बन रेस्पेक्टिवली। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं रिकर्सिव और द हैग में, और डेनिश के हमें मिलते हैं कोपेनहेगन में, और पोर्टुगीज के रिकॉर्ड्स मिलते हैं लिस्बन में। उसके बाद है अपार्ट फ्रॉम द आर्चीव्स ऑफ द यूरोपियन नेशन द आर्चीव प्रिजर्व्ड इन पाकिस्तान आर ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। तो ये सब यूरोपियन नेशन को छोड़ के जो पाकिस्तान में जो आर्चीव्स मिलते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान पहले इंडिया का ही पार्ट था। द वेस्ट पाकिस्तान record of his Lahore record of his Peshawar record of his available in Sindh etc. give information about the regional history of the Indian subcontinent besides shedding light on India's relation with Afghanistan, Iran and other neighboring countries in the colonial era. The West Pakistan record of his, Lahore record of his और पेशावर रिकॉर्ड ऑफिस में जो इंफॉर्मेशन मिलते हैं उसे हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट पार्टीशन होने से पहले कैसे था उसके बारे में जानने को मिलता है। साथ ही इंडिया का रिलेशन अफगानिस्तान, ईरान और अदर नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसा था कॉलोनियल एरा में, वो भी जानने को मिलता है। तो इतना था फॉरेन रिपोजिटरीज। उसके बाद हम देखते हैं बायोग्राफीज, मेमोस एंड ट्रैवल अकाउंट्स। So first, many travelers, traders, missionaries, and civil servants who come to India have left accounts of their experiences and their impression of various parts of India. तो जो भी ट्रैवलर आते थे या फिर ट्रेडर, मिशनरी या फिर सिविल सर्वेंट भी जो इंडिया आते थे वो अपने एक्सपीरियंस को लिख के रखे हैं, जो कि हमें अलग अलग इंडिया के पार्ट्स के बारे में हमें उस टाइम में कैसा था, क्या था, वो सब बताते हैं। An important group among these writers are that of the missionaries who wrote to encourage their respective society to send more missionaries to India for the purpose of evangelizing its inhabitants। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मिशनरीज के, क्योंकि ये अपने सोसाइटीज, रेस्पेक्टिव सोसाइटीज को लेटर भेजते थे कि हमें और भी मिशनरीज इंडिया में सेंड करो। क्यों? क्योंकि वो यहाँ के इनहेबिटेंट्स को एवेंजलाइजिंग करना चाहते थे, यानी कि कन्वर्ट करना चाहते थे। इन दिस जर्नल बिशप हेबर्स जर्नल एबे दुबेस हिंदू मैनर्स एंड कस्टम्स प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन द सोशल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिक्लाइन ऑफ द इंडियन रूलर्स एंड द राइज ऑफ द ब्रिटिश। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है बिशप हेबर्स का जर्नल एबे दुबेस हिंदू मैनर्स एंड कस्टम, जो कि हमें उस टाइम के सोशियो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताते हैं जिस टाइम के इंडियन रूलर्स का डिक्लाइन हो रहा था और ब्रिटिश का राइज। तो सम ऑफ द फेमस ब्रिटिश ट्रैवलर्स रोड ट्रैवल अकाउंट्स है जॉर्ज फॉरेस्टर, बेंजामिन हेन, James Burness, narrative of a visit to the court of Sindh, or Alexander Burness, travel into Pokhara, C.J.C. Davidson, diary of the travel and adventures in Upper India, and John Butler, travels and adventures in the province of Assam। तो ये थे कुछ फेमस ब्रिटिश ट्रैवलर और उनके कुछ बुक्स के ट्रैवल अकाउंट्स के नाम। उसके बाद है फेमस non-British traveler who wrote about India include
Victor Jacquemont, Letters from India, describing a journey in the British dominance of India, Tibet, Lahore and Kashmir during the years 1828, 29, 30, 31. Baron Chalses, Travels in Kashmir and the Punjab, and William Moorcraft. They are famous non-British travelers. These travel accounts are indispensable and generally reliable sources for constituting the history of modern India, especially as they supplement the ऑफिशियल पेपर। तो ये ट्रैवल अकाउंट ऑफिशियल रिकॉर्ड तो नहीं है, बट हमारे हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे रिलायबल इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि इंडिस्पेंसिबल है, मतलब हम उसे टाल नहीं सकते या फिर मना नहीं कर सकते। तो ये था ट्रैवल अकाउंट। उसके बाद है न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स। Newspapers and journals of the 19th and 20th century, published in English as well as in the different vernacular languages, form an important and authentic source of information for the construction of the history of modern India. तो न्यूज़पेपर और जर्नल जो कि 19 और 20th सेंचुरी में पब्लिश होते थे वो इंग्लिश में भी होते थे और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी होते हैं। लैंग्वेज स्पोकन इन a particular area or by a group of people, especially one that is not the official or written language, यानी कि उस एरिया का जो लोकल लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज ना होने पर भी वो उस एरिया में बोले जाने वाला लोकल लैंग्वेज था। तो ये भी इम्पोर्टेंट और ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। उसके बाद द फर्स्ट अटेम्प्ट्स टू पब्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वर मेड बाय द disgruntled employees of the English East India Company, who sought to expose the malpractices of private trade। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम के लिए न्यूज़पेपर पब्लिश करने वाले थे जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डिस्ग्रंटल्ड एम्प्लॉयज, मतलब कि जिन्होंने कि अपना रेपुटेशन और रेस्पेक्ट किसी डिसऑनरेबल एक्शन की वजह से खो दिया था। इन्होंने न्यूज़पेपर इसलिए स्टार्ट करना चाहा क्योंकि वो ब्रिटिश के जो भी माल प्रैक्टिसेस थे प्राइवेट ट्रेड में उसे एक्सपोज करना चाहते थे। फॉर इंस्टेंस इन 1776 विलियम बोल्ट्स being censured by the court of directors for private trading resigned from the company and announced his intention to publish newspaper। The official response to Ball's scheme was strong and his plan ended before materializing। तो 1776 में जैसे कि हमने पढ़ा भी, विलियम बॉल्स को जब प्राइवेट ट्रेडिंग के वजह से कंपनी से रिजाइन करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने रिजाइन करने के बाद एक न्यूज़पेपर पब्लिश करने के बारे में सोचा, लेकिन जिसे कि ऑफिशियल्स ने बंद कर दिया, तो उनका प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। उसके बाद 1780 में जेम्स अगस्टस हिके पब्लिश द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया एंटाइटल्ड द बेंगल गैजेट और कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। Hickey's press was seized within 2 years owing to his outspoken criticism of government officials। तो 1780 में जेम्स अगस्टस हिके ने फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश किया इंडिया में, जिसका की टाइटल था द बेंगल गैजेट और कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। लेकिन इनके प्रेस को 2 साल के अंदर ही बंद कर दिया गया, सीज कर दिया गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल को क्रिटिसाइज करते थे। Then many publications soon appeared such as the Calcutta Gazette, the Madras Courier and the Bombay Herald। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स के नाम हैं। उसके बाद है the newspapers and journals of the early period primarily aimed at catering to the intellectual entertainment of Europeans and Anglo-Indians। तो उस टाइम पे जो न्यूज़पेपर जब पब्लिश होना शुरू हुआ वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट था, वो भी किसके लिए, यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस के लिए। फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century many powerful newspaper appear edited or published by distinguished and fearless journals। तो 19th century के सेकेंड हाफ से जो न्यूज़पेपर पब्लिश होना शुरू हुआ उसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट थे जो कि
fearless थे, यानी कि जो रिस्क ले सकते थे. Interestingly, nearly one-third of the founding fathers of the Indian National Congress in 1885 were journalists. और एक इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फॉर्म हुआ 1885 में, उसके 1/3 फाउंडिंग फादर सिर्फ जर्नलिस्ट ही थे. Some of their publications were The Hindu and Swadeshmitran under the editorship of G. Subramaniam Iyer, Kesari and Maratha under Bal Gangadhar Tilak, Bengali under Surendranath Banerjee, Amrit Bazar Patrika under Sisir Kumar Ghosh and Motilal Ghosh, Sudrak under Gopal Ganesh Agrakar, Indian Mirror under Anand Sen, Voice of India under Dadabhai Naoroji, and Hindustan and Advocate under G.P. Parman. तो ये सब इम्पोर्टेंट पब्लिकेशंस के नाम है और जो उन्हें पब्लिश करते थे उनके नाम है, तो ये याद रखना पड़ेगा. उसके बाद है द ट्रिब्यून एंड अकबर आई एम इन पंजाब, इंदु प्रकाश, दैन्य प्रकाश, काल एंड गुजराती इन बॉम्बे, शाम प्रकाश, बंगनवासी एंड साथारानी in Bengal were other noted newspapers of the time. Indian nationalists and revolutionists living abroad published newspapers and journals like Indian Sociologist, Bande Mataram, तलवार, गद्दार. तो ये सब जो बाहर पब्लिश होते थे न्यूज़पेपर उनके नाम है और कहाँ पब्लिश होते थे और कौन पब्लिश करता था वो भी यहाँ पर लिखा है. जैसे कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लंदन में होता था श्यामजी कृष्ण वर्मा, वंदे मातरम का है पेरिस मैडम कामा, तलवार है बर्लिन वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय एंड गद्दार है सैन फ्रांसिस्को लाला हदर. तो ये सब पब्लिश किया जाता था टू इन्फ्यूज अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग इंडियंस लिविंग अब्रॉड. तो जो इंडिया के बाहर रहते थे इंडियंस, उनके अंदर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को जगाने के लिए ये न्यूज़पेपर पब्लिश किया जाता था. Newspapers depict almost all aspects of life in colonial India from around the 1870 or onwards. तो 1870 के बाद से कॉलोनियल इंडिया में जो भी लाइफ के एस्पेक्ट्स थे वो हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं. From the 1920s onwards, newspaper tracked the major events during the freedom struggle. तो 1920 के बाद से न्यूज़पेपर में हम जो भी मेजर इवेंट्स होते थे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान उसके बारे में हम देख सकते हैं. However, newspaper accounts cannot be seen as unprejudiced and completely objective. The accounts that were published in a newspaper in London by the pro-British people were found to be different from a report in an Indian nationalist paper. लेकिन हम न्यूज़पेपर को एक रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते क्योंकि वो प्रीजुडिस होता है. यानी कि अगर हम एक न्यूज का एग्जांपल लेंगे तो वो अगर लंदन में प्रो ब्रिटिश पीपल ने पब्लिश किया हो और इंडिया में इंडियन नेशनलिस्ट पेपर ने पब्लिश किया हो तो दोनों की रिपोर्ट अलग दिख सकते हैं हमें. तो ये था न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स. उसके बाद है ओरल एविडेंस. ओरल एविडेंस क्या है? ओरल हिस्ट्री रेफर्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ नॉन रिटन सोर्सेस, फॉर इंस्टेंस पर्सनल रेमिनेंसेस. मतलब ओरल हिस्ट्री है जो कि जिसका कि कुछ भी रिटन सोर्स नहीं है लेकिन पर्सनल रेमिनेंसेस मतलब उस व्यक्ति का जो पर्सनल यादें हैं उसको लेके हम हिस्ट्री का कंस्ट्रक्शन करेंगे. Oral sources allow historians to broaden the boundaries of the discipline and corroborate their findings from other sources of history. तो oral sources क्या करता है? हिस्टोरियंस के बाउंड्री को ब्रॉडन करता है और उनके जो भी फाइंडिंग्स है उसको एक एविडेंस देता है. corroborate मतलब एविडेंस देता है. However, many historians remain skeptical of the veracity of oral history.
लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन को ओरल हिस्ट्री पे भरोसा नहीं है कि वो कितना करेक्ट है या फिर कितना ट्रू है, इसलिए। उसके बाद है क्रिएटिव लिटरेचर। द मोस्ट सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ Indo-European contact was the literary genre of the novel which emerged in the latter half of the 19th century. Indo-European contact का जो सबसे सिग्निफिकेंट आउटकम है वो है लिटरेरी जनर का डेवलपमेंट, क्योंकि 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ से नोबेल राइटर्स इमर्ज होने शुरू हुए इंडिया के। The first important writer of that period was the Bengali novelist Bankim Chandra Chatterjee. तो इसमें से सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट राइटर थे बंकिम चंद्र चटर्जी। His novels are mostly historical, the best known among them being Anant Mat, noted for his powerful lyric Bande Mataram and the depiction of the Sanyas revolt. तो इनकी सबसे फेमस राइटिंग जो है वो है आनंद मठ। His last novel Raja Simha can be called the grand final to his remarkable career। तो इनका लास्ट नॉवेल था राजा सिम्हा। इच्छाराम सूर्यराम देसाई was a fine scholar of medieval Gujarati literary history। तो गुजराती के थे इच्छाराम सूर्यराम देसाई। His first novel, Indian Britannia, was one of the earliest Indian novels with political overtones. There are Tamil writers like Girija Desai and Romitiramal who wrote Mohana Rajani and Dasikalin Masavalai respectively, also made noble and effective vehicle of social experience। तो इसमें तमिल राइटर और उनके राइटिंग्स के भी एग्जाम्पल दिए हैं। उसके बाद है जी.वी. कृष्णा राव Kilumabalu the Puppet 1956 in Telugu was concerned with the moral aspect and behavior of the rural people। उसके बाद है Baikum Muhammad Bashir was one of the eminent writers in Malayalam whose famous novel Balyakal Sakhi, The Childhood Friends, was a tragic tale of love। Similarly, Takaji Sivasankar Pillai became prominent for his two extremely well-written works in Malayalam, Tottiyud Makan, Son of Scavenger, and Chirmin Shrimps। Despite having different educational backgrounds and social outlook, all these writers had a strong sense of realism and deep interest in life of marginalized and oppressed section of the society। This novel give a picture of social milieu of the days they relate to। तो ये सब नॉवेल्स हमें उस टाइम के सोशल एनवायरनमेंट जो थे, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या काम करते थे, उस सब के बारे में जानने को मिलता है। उसके बाद है पेंटिंग। Some information on the socio-economic, political and cultural life during the colonial period can be obtained from the paintings of that period। तो उस टाइम के पेंटिंग से भी हमें उस टाइम की सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ के बारे में जानने को मिलता है। The company painting, also referred as Patna Kalam, emerged under the patronage of the East India Company। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पेट्रोनेज के अंडर हमारा जो पेंटिंग डेवलप हुआ है वो है पटना कलम। दिस पिक्चराइज द पीपल एंड सीन्स एज दे एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। इसमें क्या होता है, उस टाइम पे जो भी हो रहा था वो डिट्टो ऐसे ही पिक्चराइज किया जाता है। ट्रेड्स, फेस्टिवल, डांस एंड द अटायर ऑफ पीपल आर विजिबल इन दिस वर्क। तो ये सब पेंटिंग में उस टाइम में जो ट्रेड होता था, जो भी फेस्टिवल होता था, उस टाइम किस टाइप के कपड़े पहनते थे, वो सब हमें पेंटिंग में दिख जाता है। कंपनी पेंटिंग्स कंटिन्यू टू बी पॉपुलर इन द 19th century until the introduction of photography in India in the 1840s। 1840s में जब फोटोग्राफी आ गया, उसके बाद पेंटिंग का और इतना ज्यादा यूज नहीं रहा, उससे पहले वो बहुत ज्यादा पॉपुलर था। The political images produced by the
British and Indian paintings, pencil drawings, etchings, posters, cartoons, and bazaar prints are especially important records of the Grand Revolt of 1857. तो जो भी 1857 के टाइम रिवॉल्ट के टाइम जो भी पिक्चर्स, पेंटिंग्स, पेंसिल ड्राइंग्स, पोस्टर्स जो सब पब्लिश हुआ था वो उस टाइम के रिकॉर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. The British pictures offers images that were meant to provoke a range of different emotions and reaction. तो ब्रिटिश के जो पिक्चर थे वो इसलिए बनाए जाते थे कि उससे एक इमोशन रिएक्शन कुछ भी अराइज हो इसलिए. Some of them commemorate the British heroes who saved the English and repressed the rebels. इसमें से कुछ थे जो कि ब्रिटिश हीरो को दिखाते थे और उन्होंने कैसे इंग्लिश को सेव किया और रेबल्स को रिप्रेस कर दिया उसके बारे में दर्शाते थे. उसके बाद है रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटेड बाय थॉमस जॉन्स बार्कर इन 1859 इज वन सच एग्जांपल. इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है रिलीफ ऑफ लखनऊ जिसे कि थॉमस जॉन्स बार्कर ने 1859 में पेंट किया था. Another painting of this period in memoriam by Joseph Neil Pacton recorded in painting 2 years of the revolt of 1857. One can see English women and children huddled in a circle, looking helpless and innocent, seemingly waiting for the inevitable dishonor, violence and death. तो इसका और एक एग्जाम्पल है इन मेमोरियम जिसे लिखा था जोसेफ नेल पैटर्न ने. इसमें 1857 रिवोल्ट के 2 साल दिखाए गए हैं और इस पेंटिंग में हमें दिखाया जाता है कि इंग्लिश वुमेन और चिल्ड्रन एक सर्कल में बैठे हैं और हेल्पलेस और इनोसेंट दिख रहे हैं और वेट कर रहे हैं उनके इन डिसऑनर, वायलेंस और डेथ का, यानी कि उनके डेथ का वेट कर रहे हैं. These paintings of the Mutiny period are important for the historian to interpret and understand the world views of the British and Indians regarding this major event. तो इस पेंटिंग से उस टाइम के हिस्टोरियन को उस टाइम में जो वर्ल्ड देखती थी, जो ब्रिटिश देखते थे और इंडियन जो देखते हैं उस इवेंट को, उसके बारे में हमें इंटरप्रेट करने में और अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है. उसके बाद है कालीघाट पेंटिंग दैट केम टू द फोर इन कलकत्ता इन द 19th century. A new art movement emerged to receive primary stimulus from the growing nationalism in India. उसके बाद है कालीघाट पेंटिंग जो कि 19th century में बहुत फेमस हुआ. उसके बाद है आर्टिस्ट लाइक नंदलाल बोस एंड राजा रवि वर्मा were representatives of this new trend. इस न्यू ट्रेंड के रिप्रेजेंटेटिव थे नंदलाल बोस एंड राजा रवि वर्मा. In the rise of Bengal school led by Rabindranath Tagore, nephew of Rabindranath Tagore, E.V. Havell, who joined the art school in Calcutta as principal, Ananda Kentish Kumaraswamy, son of an important Tamil political leader in Sri Lanka, played a vital role. तो इस पेंटिंग्स के राइज में बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज ने हेल्प किया, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, E.V. हेवेल, आनंद केंटिश कुमारस्वामी जैसे लीडर्स. Though many of the paintings of this new trend primarily focused themes of Indian mythology and cultural heritage, they are important sources for studying the Indian art movement in India and for the art historians. तो ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ ये प्राइमरली फोकस करता है इंडियन मैथोलॉजी और कल्चरल हेरिटेज के थीम पर. फिर भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है उस टाइम के इंडियन आर्ट मूवमेंट को स्टडी करने के लिए. तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर में ये है उसका समरी जो हमने पढ़ा, सोर्सेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. इसमें हमने पढ़ा आर्चिवल मटेरियल्स में हमने पढ़ा पब्लिक आर्चिव्स, प्राइवेट आर्चिव्स,
फॉरेन रिपोजिटरीज, बायोग्राफीज एंड मेमोज, न्यूज़पेपर्स इन जनरल। उसको छोड़ के जो भी अदर्स है वो भी हमने देख लिया है। तो ये था हमारे फर्स्ट पार्ट का, जो भी था हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर 1। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इससे कुछ हेल्प हुआ और आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।